बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 11 इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल नंबर 2। 3 charges 2 microcoulomb, -3 microcoulomb and 4 microcoulomb are placed in air at the vertices of an equilateral triangle ऑफ साइड्स 10 सेंटीमीटर। 3 चार्जेस हैं, मैग्नीट्यूड उनके गिवन है, 2 पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, और एक ट्रायंगल के, और ट्रायंगल भी कौन सी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होती है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो, और उसकी साइड की लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर। उसके वर्टिसेस पे ये तीनों चार्ज रखे हुए हैं। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन 4 माइक्रोकूलम। तो 4 माइक्रोकूलम पर इन दोनों चार्जेस की वजह से टोटल जितनी फोर्स लग रही होगी वो हमने फाइंड करनी है। तो पहले तो इसकी ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं। ये ट्रायंगल ड्रा की है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, उसके 3 वर्टिसेस हो गए। एक वर्टिस पे आ जाएगा 2 माइक्रोकूलम, दूसरे पे 3 माइक्रोकूलम, और तीसरे पे लिख लेते हैं 4 माइक्रोकूलम। ये पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव, और ये नेगेटिव है। अच्छा, अब इसके करने के 2 सॉल्यूशंस हमारे पास हैं। एक सॉल्यूशन तो वो है कि जो जैसे डाटा गिवन है हम उसी को यूज़ करें, और उसका आंसर बुक के आंसर से चेंज आएगा। इस वजह से कि बुक पे जो आंसर दिया हुआ है वो इस माइनस को निगलेक्ट करके किया हुआ है, क्योंकि जब ये -3 उसको लेंगे तो अब 4 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम के दरम्यान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जानी है, ना कि फोर्स ऑफ रिपल्जन आनी है। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा बुक के साथ चेंज हो जाएगा अगर हम इसे -3 के साथ ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि जब डायग्राम बनानी है, फोर्सेस फाइंड करनी है, रिजल्टेंट फोर्स है तो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर जब हम ड्रा करेंगे रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स के अकॉर्डिंग, तो फिर आंसर बुक वाले से चेंज हो जाएगा। तो मैं आपको इसको दोनों का बता दूंगी, दोनों सॉल्यूशन में जहाँ से फ़र्क आना है, और वो फ़र्क सिर्फ एंड पे ही आना है कि जहाँ पे हमने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है। अगर मैं F1 की बात करूं कि फोर्स एक्टिंग ऑन 4 माइक्रोकूलम ड्यू टू 2 माइक्रोकूलम, वो अगर F1 है तो आपको पता है कूलम्स लॉ ये स्टेटमेंट देता है कि जो फोर्स होती है उसमें हमने चार्जेस का मैग्नीट्यूड लेना होता है। तो यहाँ पे रिपल्सिव है तब भी 4 और 2 ही यूज़ करेंगे, और अगर अट्रैक्टिव है तब भी सिर्फ 3 और 4 यूज़ करेंगे, माइनस का साइन हम उसमें यूज़ ही नहीं करते। तो फोर्सेस फाइंड करने तक दोनों का सेम है, बस जहाँ पे हमने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने के लिए एरोज यूज़ करेंगे, फिर वहाँ पे बात जो होगी वो चेंज हो जाएगी। तो मैं भी यहाँ पे एरो नहीं लगा रही, अभी गिवन डाटा जो है वो लिख लेते हैं। Q1 हमें गिवन है 2 माइक्रोकूलम, माइक्रो हमारे पास फिर फिक्स हो जाएगी 10⁻⁻6 कूलम के। Q2 हमें गिवन है 3 माइक्रोकूलम, और मैं उसे माइनस के साथ ही ले रही हूँ, -3 × 10⁻⁻6 कूलम, और Q3 हमें गिवन है 4 माइक्रोकूलम, 4 × 10⁻⁻6 कूलम। इक्विलेटरल ट्रायंगल की वर्टिसेस पे हमने ड्रा भी कर लिया, उसके कोनों पे, और उसकी साइड्स की लेंथ हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो ये भी 10 सेंटीमीटर आ रहा है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, और ये भी 10 सेंटीमीटर है। तो डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस आर इज़ 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 पे डिवाइड किया है। क्यों डिवाइड किया है? क्योंकि भाई 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर हो गए, तो 0.1 मीटर ये हमारे पास आ जाएगा। सोल्यूशन अपना स्टार्ट करते हैं। F1 में नाम दे रही हूँ फोर्स एक्टिंग ऑन Q3 ड्यू टू Q1। Q3 पे Q1 की वजह से फोर्स है, उसे F1 का नाम दे देंगे। फार्मूला बन जाएगा K = Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R²। K की बात करूँ, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। वैल्यूज पुट की, F = K की जगह आ जाएगा 9 × 10⁻⁹ Q1 हमारे पास आ जाएगा 2 × 10⁻⁻6, Q3 आ जाएगा 4 × 10⁻⁻6। R के लिए पुट कर देंगे 0.1 स्क्वायर। ऊपर वाली वैल्यूज़ को सबको मल्टीप्लाई करके 0.1 स्क्वायर पे जब डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास आ रहा है 7.2 न्यूटन। फिर सेकंड फोर्स फाइंड करते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन Q3 बाय या ड्यू टू Q2, वो फोर्स का नाम दे देंगे F2। फार्मूला उसका क्या बन जाएगा, K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R²। पहले Q1 और Q3 पे फोर्स फाइंड किया तो Q1 Q3 आ गया। अब Q2 और Q3 की बात करें तो Q2 Q3 आ जाएगा। वैल्यूज पुट कर देंगे। K के लिए 9 × 10⁻⁹, Q2 का हमें गिवन है 3 10⁻⁻6, और माइनस का साइन क्यों नहीं लिया, क्योंकि कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट ही यही है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। चार्जेस का जस्ट मैग्नीट्यूड लेना है, हमने ये कंसीडर नहीं करना कि वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। Q3 की जगह 4 × 10⁻⁻6, डिवीजन में R 0.1 स्क्वायर। सॉल्व किया तो F2 का आंसर हमारे पास आ रहा है 10.8 न्यूटन। ये सारा पार्ट
बिल्कुल सेम है, चाहे हम -3 लेते हैं चाहे +3 लेते हैं। अब अगर -3 लेंगे तो फिर कैसे हमारे पास आंसर आएगा, Q1, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो मतलब Q1 की वजह से जो फोर्स करनी एक्ट होगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगी, तो ये हमारे पास आ रही है F1। Q3 और Q2 दोनों एक दूसरे अपोजिट साइन में है, अट्रैक्ट करेंगे, और ये अट्रैक्शन की फोर्स का साइन आ गया, ये हमारे पास आ रहा है F2। अब यहाँ पे हमने इनका रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है दोनों के दरमियान में, ये अब हमने फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे बात बदल जाएगी, और बात कैसे बदलेगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो तीनों एंगल होते हैं वो 60 डिग्री है, अगर उसके तीनों साइड्स इक्वल हैं तो तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, 60 डिग्री हो गया। और अगर यहाँ पे अब हमने एंगल फाइंड करना है, क्योंकि इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो फिर उनके दरमियान में एंगल को भी कंसिडर करेंगे। अब 60, अब चेक करें तो ये पूरा 180 वाला डी बन रहा है, और जो ये डी हमारे पास होता है ये होता है 180 डिग्री के, उसमें से 60 डिग्री अंदर है, इसका मतलब है अब F1 और F2 के दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास आ रहा है 120 डिग्री। देन मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स अगर हम फाइंड करते हैं, वो मैं F से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो उसके लिए लॉ ऑफ कोसाइन अब ये कह लें डायरेक्ट यूज़ किया हुआ है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos ऑफ थीटा, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन F1 एंड F2। F1 हमें फाइंड किया हुआ है 7.2 न्यूटन, उस स्क्वायर आ जाएगा, F2 10.8 स्क्वायर प्लस 2, F1 की जगह फिर 7.2, F2 की जगह 10.8,